मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है मैट्रिक्स के रेफरेंस में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो इससे पहले अभी हम लोग मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज ये सारे प्रोग्राम देख चुके हैं। यहाँ पर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। ठीक है भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पहले से पता है क्या होता है, फिर भी हम एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल कोट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं भाई क्या होता है, कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है और क्या इसके रूल हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने सपोज़ कीजिए एक मैट्रिक्स ली है, जिसे हमने कहा ए है। ठीक है भाई, और इसमें हमने ले लिए भाई सपोज़ कीजिए 5 2 3, ये एक हमने 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स ली है भाई, और एक मैट्रिक्स हमने ये एक दूसरी ली। ठीक है भाई, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, अभी यहाँ पर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर आप इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स एडिशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन का रूल ये कहता है कि पहली मैट्रिक्स में जितनी रो जितने कॉलम हैं, दूसरी मैट्रिक्स में भी उतनी ही रो उतने कॉलम होने चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या नियम है, ये पहली मैट्रिक्स की रो है, ये पहली मैट्रिक्स का कॉलम कहलाता है, ये दूसरी मैट्रिक्स की रो हो गई, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। रूल ये कहता है आपका कि अगर पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की रो के नंबर्स के बराबर है, यानी कि पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं और दूसरी मैट्रिक्स में जितनी रो हैं, तो आपकी अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये दोनों एलिमेंट बराबर हैं, इसका मतलब आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो ये मैट्रिक्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, अगर ये मैट्रिक्स आपकी 2x3 की बना दी जाती तो ये मैट्रिक्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती थी, लेकिन एडिशन हो जाता। ठीक है, तो ये एडिशन बिल्कुल डिफरेंट रूल पे काम करता है। रो कॉलम सेम पहली में दूसरे में, लेकिन यहाँ पर रो कॉलम की बात नहीं है। यहाँ पर नियम ये है कि पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स आपकी मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है भाई, तो इसको समझने के लिए हमने देखिए एक मैट्रिक्स ए नाम की ली है, एक दूसरी मैट्रिक्स, एक तीसरी मैट्रिक्स, जिसमें हम मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने चेंज रखा है R1 R2 C1 C2। ठीक है भाई, R1 का मतलब पहली मैट्रिक्स में रो को हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी मैट्रिक्स में रो को हम R2 कह रहे हैं। C1 मतलब पहली मैट्रिक्स में कॉलम, C2 का मतलब दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम। तो देखिए, जब आपका ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंटर रो एंड कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स। सपोज़ कीजिए आपने पहली मैट्रिक्स में रो इनपुट कर दी, R1 की वैल्यू आपने इनपुट कर दी है 2 और C1 की वैल्यू आपने इनपुट कर दी भाई 3, यानी आप एक 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है भाई, फिर आपसे उसने पूछा कि भाई R2 का मान और C2 का मान बताइए, यानी रो और कॉलम आप दूसरी मैट्रिक्स में कितना लेना चाहते हैं। तो हमने R2 की वैल्यू मान लीजिए 3 इनपुट कर दी है और C2 की वैल्यू भी हमने मान लीजिए 3 इनपुट कर दी है। इसका मतलब R1 R2 C1 C2 का मान हमने इनपुट कर दिया भाई, पहली मैट्रिक्स के रो कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स के रो कॉलम। अभी कंडीशन हमने देखी जो अभी डिस्कस की थी आपसे, वही हमने यहाँ पर यूज़ की है कि क्या C1 का मान, C1 का मतलब पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, और R2 का मतलब दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या। ठीक है भाई, ध्यान देंगे, यहाँ पर इनपुट भी आपने उसी ऑर्डर में कराया है। इसका मतलब C1 का मान यहाँ पर कितना है भाई, C1 मतलब पहली मैट्रिक्स में आप कितने कॉलम ले रहे हैं 3, और R2 का मान कितना है आपका, R2 भी आपका 3 है। इसका मतलब क्या C1 और R2 का मान एक बराबर है? तो हमने कहा हाँ भाई, C1 और R2 का मान एक बराबर है। इसका मतलब अगर ये इफ़ की कंडीशन सही होगी तो आंसर आपका लिख कर आया कि भाई मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी और आगे हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर C1 का मान R2 के बराबर ना होता
तो ये इफ़ की कंडीशन सही ना होती और सीधे हम किसके पास जाते भाई, एल्स के पास, और आंसर लिख कर आता कि आपकी मैट्रिक्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका चलेगा इंटर एलिमेंट इन फर्स्ट मैट्रिक्स। ये हम लोग पहले से सब कुछ देख चुके हैं, जैसे एडिशन में हमने किया था वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। पहली मैट्रिक्स में रो कितनी है आपने ली है भाई 2, इसका मतलब ये आई वाला लूप 1 से चलेगा और कितनी बार चलेगा भाई 3 रो। ठीक है भाई, R1 का मान आपने 2 लिया है, इसका मतलब 2 रो। ठीक, तो R1 की वैल्यू 2 आपने ली है तो I <= 2 तक चलेगा। और कॉलम की वैल्यू कितनी है भाई, कॉलम कहाँ से शुरू होगा आपका 1 से स्टार्ट होगा। तो पहली बार जब आपका लूप चलेगा क्या I का मान 1 है, क्या 1 2 से छोटा है, आप अंदर आएंगे, कॉलम आपका 1 से शुरू हुआ। ठीक भाई, रो 1 से शुरू हुई, 1 2 से छोटा है, आप अंदर आए, कॉलम आपका फिर 1 से शुरू हुआ। और क्या एक C1 का मान आपने कितना लिया भाई 3 लिया है। ठीक, और आप अंदर आएंगे, इसका मतलब ये J वाला लूप आपका 3 बार चलेगा। ठीक है, आप अंदर आएंगे और आपको क्या करना है भाई, स्कैनफ फंक्शन यूज़ करना है, यानी आपको एक मैट्रिक्स इनपुट करनी है। यहाँ पर आप पहला मान इनपुट करेंगे तो I का मान 1 है, J का मान भी 1 है। इसका मतलब पहली वैल्यू जो आप इंटर करेंगे, सपोज़ कीजिए आपने एलिमेंट इंटर कर दिया 1। ठीक है भाई, अगला एलिमेंट आपने इंटर कर दिया सपोज़ कीजिए 2, अगला एलिमेंट आपने इंटर कर दिया सपोज़ कीजिए 4, फिर आपने सपोज़ कीजिए नंबर इंटर किया 5, फिर आपने इनपुट किया 2, फिर आपने इनपुट किया 3। इसका मतलब ये लूप आपका 6 टाइम चलेगा। भाई देखिए कैसे चलेगा, एक बार ध्यान से देखते हैं। भाई पहली बार I का मान 1, J का मान 1, 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, आप अंदर आएंगे, कीबोर्ड से एक वैल्यू इनपुट करेंगे। सपोज़ कीजिए आपने 1 इनपुट किया तो ये 1 वैल्यू किसका मान हो जाएगा, I का मान 1, J का मान कितना हो जाएगा भाई 1। इसका मतलब जो पहली वैल्यू है वो A11 को मिल जाएगी। फिर आपका ये लूप दोबारा चलेगा और J का मान 1 से बढ़कर कितना हो जाएगा भाई 2, 2 3 से छोटा है, आप फिर अंदर आएंगे, फिर एक नंबर आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, जो ये अगला नंबर आप इनपुट करेंगे ये किसका मान बन जाएगा, तो ये मान बन जाएगा किसका भाई A12 का मान बन जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम। फिर आप आगे बढ़ेंगे और J का मान फिर 3 हो जाएगा, 3 3 के बराबर है। फिर आप अंदर आएंगे, फिर आप एक मान इनपुट करेंगे और ये अगली वैल्यू किसको मिल जाएगी भाई A13। ठीक है भाई, आपको ये पहले से हम लूप चलाना सिखा चुके हैं। मैट्रिक्स एडिशन आपको समझ में ना आता हो तो आप पीछे एक बार इसको मैट्रिक्स एडिशन को देख लीजिए, उसमें आपको ये चीज़ दोबारा समझाई गई है, एक बार देख सकते हैं। ठीक है भाई, अभी J का लूप काम करना बंद कर देगा और फिर आप I के लूप के पास पहुंचेंगे और I का नया मान कितना हो जाएगा भाई आपका 2। और जैसे ही I का मान 2 होगा इसका मतलब अब आप दूसरी रो के अंदर इंटर करने जा रहे हैं और यहाँ पर J की वैल्यू फिर आपकी कहाँ से शुरू हो जाएगी भाई 1 से। इसका मतलब फिर J का मान 1 से शुरू होगा, फ्रेश लूप स्टार्ट होगा आपका और 1 3 से छोटा है। फिर आप अंदर आएंगे, अगला मान जो आप इनपुट करेंगे वो मिलेगा। अब रो दूसरी है, कॉलम पहला है। फिर जो अगला एलिमेंट आप इंटर करेंगे रो दूसरी ही है, कॉलम बदल के दूसरा हो जाएगा। फिर जो अगला एलिमेंट आप इंटर करेंगे रो दूसरी है, कॉलम कौन सा है भाई तीसरा है। इसका मतलब आपने 6 नंबर इनपुट कर दिए और 6 नंबर ही आपके इस मैट्रिक्स की तरह इनपुट हो गए भाई, यानी ये A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप दूसरी मैट्रिक्स में एलिमेंट इंटर करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये लूप कितनी बार चलेगा, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो आपने मैट्रिक्स ली है उसमें रो कितनी ली हैं आपने 3 ली हैं। ठीक है भाई, R2 का मान लीजिए आपने 3 ले लिया और J का मान कहाँ से शुरू होगा, J का मान 1 से शुरू होगा और कॉलम भी कितने आपने लिए हैं 3 लिए हैं। इसका मतलब ये 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स आपने इनपुट की है। तो 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स इनपुट करने का मतलब हुआ कितने नंबर आप इनपुट करेंगे यहाँ पर, ये लूप आपका 9 टाइम्स चलेगा और आप 9 नंबर को इंटर कर देंगे। सपोज़ कीजिए हमने कोई 9 नंबर इंटर कर लिए इसी तरीके से, पहला नंबर हमने 3, फिर हमने लिया 2, फिर हमने लिया 5 मान लेते हैं, यही मैट्रिक्स हमने इनपुट कर दी 1, फिर 2, फिर 4, फिर अगला नंबर हमने इनपुट किया 3, फिर हमने अगला नंबर इनपुट किया 2, फिर हमने लिया 6।
अब ध्यान देने वाली बात ये कि जो पहला नंबर आपने ये इनपुट किया है, ये मैट्रिक्स आपकी ए है और ये मैट्रिक्स आपने कौन सी ली है भाई, बी नाम की ली है। इसका मतलब ये जो पहला एलिमेंट है ये किसका मान बन जाएगा, तो हम कहेंगे भाई ये B11। अगला एलिमेंट कौन होगा हमारा, तो हम कहेंगे ये B12 हो जाएगा। लूप बिल्कुल जैसे ऊपर चला वैसे ही सेम यहाँ पर भी आप चलेगा। यहाँ पर पहली रो के साथ 3 कॉलम है तो ये B13, फिर आपका रो बदलेगा, ये अगला एलिमेंट आपका बन जाएगा B21, फिर ये एलिमेंट आपका बन जाएगा B22, फिर ये एलिमेंट आपका बन जाएगा B23। अगला एलिमेंट आपका हो जाएगा ये B31, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपका हो जाएगा B32 और फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट आपका हो जाएगा B33। जिसका मतलब आपने यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स ली। इसका मतलब पहले ही देख चुके हैं यहाँ पर जो C1 है और जो R2 है, यानी पहली मैट्रिक्स में कॉलम जितने हैं और दूसरी मैट्रिक्स में जितनी रो हैं वो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है भाई, अभी मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल हमको देखना है, तो हम इसको कैसे देखेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दे भाई, इस मैट्रिक्स को ए दिया है, इस मैट्रिक्स को हम बी कह रहे हैं और जो मैट्रिक्स हमकी मल्टीप्लाई होके आ रही है उसको हमने सी नाम दिया। अभी आप बता सकते कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है भाई, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो हम कहेंगे कि भाई ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए, बता सकते हैं आप। तो हमने कहा ये बनेगी जो भी यहाँ पर रो हैं और जो भी ये आपके क्या है भाई, कॉलम, यानी पहली मैट्रिक्स में जितनी रो हैं और दूसरी मैट्रिक्स में आपके जितने भी यहाँ पर कॉलम। इसका मतलब ये आपकी मैट्रिक्स बन के आनी चाहिए 2 रो 3 कॉलम की। ठीक है भाई, कैसे ये 2 रो 3 कॉलम की बनती, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि रो हम पहली मैट्रिक्स की ले लेते हैं और कॉलम हम दूसरी मैट्रिक्स का लेते हैं। ठीक है भाई, यानी पहली मैट्रिक्स की रो और कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का। इसका मतलब जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपका ये एडिशन की तरीके से या सब्ट्रैक्शन की तरीके से सीधे मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका पहला एलिमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यानी आप अगर C11 निकालेंगे तो पहला एलिमेंट आपका निकलेगा 1 × 3 प्लस 2 × 1 प्लस 4 × 3, यानी आप इन तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई और ऐड कर रहे हैं, यानी सम भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, और जोड़ने के बाद जो कुछ सम आएगा वही इसका आंसर है। इसका मतलब C11 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा भाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई और 4 को 3, यानी ये पूरी रो इस पूरे कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में पहला लूप हमेशा किसको बताता है भाई, रो। तो रो हमने किस मैट्रिक्स की यूज़ की है, तो हमने कहा भाई पहली मैट्रिक्स की रो यूज़ की। इसका मतलब ये लूप हमने कहाँ तक चलाया है भाई, R1 तक। कॉलम आपने किस मैट्रिक्स का यूज़ किया है, तो कॉलम हमने दूसरी मैट्रिक्स का यूज़ किया है और दूसरी मैट्रिक्स को कॉलम को हम क्या कह रहे हैं भाई, C2 नाम दिया है। तो यानी ये दूसरा आपका C2 तक जा रहा है। ठीक है भाई, तो पहला लूप R1 तक, दूसरा लूप आपका C2 तक चलता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया C2। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, एक तीसरा लूप आपने यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो ये एक सपोर्टिव लूप है आपका, जिसका काम क्या है, तो ये क्या बता रहा है, आपने ये लूप कहाँ तक चलाया है भाई, C1। इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, ये दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, और C1 का मतलब ये फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या आपने यूज़ किया है, इसको कॉलम। C1 का मतलब पहली मैट्रिक्स में कितने कॉलम। तो इसका मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये लूप यहाँ पर पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है भाई, फिर ये पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ पर तीसरी रो पहला कॉलम, यानी आप यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में कुछ इस तरीके से इधर की ओर चलना है। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम की संख्या है दूसरी मैट्रिक्स में उतनी ही रो हैं। यही चीज़ हमने पहले भी देखी कि पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं दूसरी मैट्रिक्स में उतनी ही रो हैं। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो निकलेगा वो डिपेंड करेगा
इन दोनों के ऊपर, और ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम। इसका मतलब अगर यहाँ पर ये 4 होता, यहाँ पर ये 4 होता, तो पहले एलिमेंट हम कह सकते थे कि यहाँ पर 4 कॉलम होंगे, तो यहाँ पर 4 रो होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कॉलम की संख्या और यहाँ पर रो की संख्या एक बराबर हमेशा रहेगी, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। अगर आपको कोई ये मैट्रिक्स ना दिखाए और आपसे कहे अगली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप क्या बताएंगे कि पहली दूसरी मैट्रिक्स में कितनी रो होंगी, तो हम कहेंगे भाई दूसरी मैट्रिक्स में 3 ही रो हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम, दूसरे में उतनी ही रो होनी चाहिए। इसका मतलब जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार में आपका C11 C12 ऐसे एलिमेंट आपके निकल के आएंगे। इसका मतलब K का लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार में आपका एलिमेंट निकल के आएगा। इसका मतलब यहाँ पर C1 का मान कितना है भाई, 3 है, यही R2 का मान है। इसका मतलब C1 की वैल्यू अगर 3 है तो C11 आपका 3 बार में निकल के आएगा, यानी ये लूप आपका 3 बार चलना चाहिए, और 3 बार में ये लूप चलेगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, और जब 3 बार में ये तीनों को ऐड करेगा तो जो सम आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो देखिए भाई, इसको हम चला के देखते हैं। पहली बार आपका जब लूप चलेगा 1 से चलेगा, और R1 की वैल्यू आपने ली है 2। इसका मतलब जो मैट्रिक्स आप बनाएंगे उसमें 2 ही रो होंगी। कॉलम भी आपका 1 से चलेगा, और C2 का मान आपने लिया है 3। इसका मतलब जो मैट्रिक्स आप बना के मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 रो 3 कॉलम की ही होगी। अब जब ये पहली बार लूप चलेगा तो I का मान 1 है, 1 2 से छोटा है, अंदर आएंगे। J का मान 1 है, 1 3 से छोटा है, आप अंदर आएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने Cij का मान 0 कर दिया है। Cij, Ci का मान 1, J का मान 1, C11 का मान आप निकालने जा रहे हैं, और C11 की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई भाई, 0। क्यों 0 की गई है? क्योंकि हमें पता है पहली बार एक एलिमेंट हम निकालेंगे, फिर उसमें अगला एलिमेंट हम जोड़ेंगे, फिर जो अगला एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे वो उसमें जोड़ेंगे, यानी आपको तीनों एलिमेंट्स का सम निकालना है। और सम का मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर को जोड़ने पर वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, और पहली बार आपका केवल एक एलिमेंट निकल के आएगा तो उसको 0 में हम जोड़ देंगे तो वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए, पहली बार लूप चला, 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, आप अंदर आते गए और K के लूप के पास पहुँचे, और K का मान भी कहाँ से शुरू होता है भाई, 1 से, और C1 का मान कितना है भाई, 3 है। इसका मतलब पहली बार लूप के अंदर आए, फिर लूप के अंदर आए, फिर लूप के अंदर आए। अब आप यहाँ पर मान रख देंगे। पहली बार जब ये लूप चलेगा तो I का मान है 1, J का मान है 1। इसका मतलब आप C11 निकालने जा रहे हैं। C11 की वैल्यू किसके बराबर होगी, I1 J1 I1, K का मान भी पहली बार 1 ही है, B K का मान 1, J का मान भी आपका 1। ठीक है भाई, अब आप मान रख सकते हैं। इसका मतलब C11 की वैल्यू कितनी आपने कर दी भाई, 0। इसका मतलब C11 की जगह पर हमने 0 रख दिया। इसका मतलब वो आपसे कह रहा है A11 को B11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए भाई, A11 मल्टीप्लाइड बाई B11। इसका मतलब A11 का मान 1 है और B11 का मान 3 है, यानी हमको क्या करना है, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है भाई, 3 से। तो 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप 0 उसमें जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। क्या ये C11 हमारा निकल चुका है? तो हम कहेंगे नहीं भाई, अभी ये C11 का पहला एलिमेंट आया है, C11 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी हम पीछे से फिर सीख के आए हैं कि जब हम एक बार बाहर से अंदर वाले लूप की तरफ आते हैं तो जब तक ये अंदर वाला लूप बंद नहीं हो जाएगा तब तक हम ऊपर वाले लूप के पास नहीं जाएंगे। इसका मतलब अब K का लूप पहले बंद होगा। अगर K का लूप जब काम करना बंद करेगा तब हम J वाले लूप के पास जाएंगे। जब J का लूप भी काम करना बंद करेगा तभी अब हम I के पास जा सकते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब यहाँ पर आप 3 लूप के अंदर चल रहे हैं। तो पहले K बंद होगा, फिर आप J के पास जाएंगे, और जब J बंद होगा तभी आप I के पास जाएंगे। ठीक है भाई, ये लूप आपका K का दोबारा चलेगा और K का नया मान आपका देखें, ध्यान दीजिए भाई, K का मान हो जाएगा 2। क्या 2 3 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। अगला एलिमेंट आपका C, I और J के मान में देखिए क्या कोई चेंज है भाई, इस फॉर्मूले में ही आपको मान रखना है। तो इसका मतलब आप फिर C11 निकालने जा रहे हैं। ये हम लोग फॉर्मूला ये है, हम केवल नंबर्स लेके यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो C11 इज इक्वल टू C11 का मान कितना हो चुका है भाई, 3 प्लस A, I का मान 1
के का मान 2 मल्टीप्लाइड बाई बी, के का मान आपका 2 है और जे का मान कितना है भाई आपका 1। इसका मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा रो पहला कॉलम। देखिए उल्टा आपको करना है, जो यहाँ पर रो कॉलम वो यहाँ पे उल्टा है भाई। यहाँ पर पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है भाई। इसीलिए आप यहाँ पर जो ये के यहाँ पर कॉलम है पहली मैट्रिक्स में, लेकिन दूसरी मैट्रिक्स में के को हमने क्या बना दिया है भाई, रो बना दिया है। पहला इंडेक्स हमेशा रो शो करता है, दूसरा इंडेक्स हमेशा कॉलम शो करता है, यानी इस मैट्रिक्स में जो कॉलम है वही दूसरी मैट्रिक्स में रो है। देखिए भाई उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला एलिमेंट यानी आपको A12 को B21 से मल्टीप्लाई करना है। A12 का मतलब ये है और B21 का मतलब ये है। इसका मतलब 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 और जोड़ देंगे तो अगला टोटल एलिमेंट का मान कितना हो जाएगा भाई आपका 5। फिर ये लूप आपका के का मान दोबारा चलेगा, थर्ड टाइम चलेगा, के की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी आप फिर C11 निकालेंगे। अभी C11 का मान किसके बराबर आएगा भाई, 5 वैल्यू हो चुकी है, 5 में आपने जोड़ा A, I का मान 1, के का मान कितना हो जाएगा भाई 3। के की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3 मल्टीप्लाइड बाई B, के का मान है 3, जे का मान है 1। इसका मतलब A13 आपका 4 है और आपका B31 आपका 3 है, ठीक है भाई। B31 आपका 3 है, यहाँ से आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये B31 आपने 3 लिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया, ये 3 आपने लिया है, ठीक है भाई। तो अगला एलिमेंट आपका 4 × 3 यानी ये हो गया 12 और 12 में 5 जोड़ा तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 17। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट आपका C11 निकलेगा उसका मान कितना आना चाहिए भाई 17 आना चाहिए, यानी C11 की वैल्यू जो कुछ भी आएगी वो हमारी कितनी आएगी भाई 17 हो जाएगी। अभी हमें पता है कि के का लूप काम करना बंद कर देगा। जब के का लूप काम करना बंद करेगा तो आप कहाँ पर जाएंगे, अभी हमने पीछे सीखा कि इसके ऊपर जस्ट लूप कौन सा है हमारा जे। इसका मतलब जे का मान 1 से बढ़कर कितना हो जाएगा 2, ठीक है भाई। 2 3 से छोटा है। फिर आप अंदर आएंगे, अब ध्यान दीजिए आई का मान 1 ही है, जे का नया मान कितना हो जाएगा भाई 2। इसका मतलब C12 बराबर 0। हमें पता है कि जो अगला एलिमेंट निकल के आएगा वो कौन होना चाहिए भाई C12 निकल के आएगा। फिर वही सेम प्रोसीजर आपका के का मान कहाँ से शुरू हो जाएगा 1 से कितनी बार चलेगा 3 बार। इसका मतलब C12 जैसे C11 में आपने मान रखा सेम वही सेम आप C12 के साथ होगा, यानी आपका C12 कितनी बार में निकल कर आएगा 3 बार में निकल के आएगा। C12 के लिए आप 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी आप यहाँ पर पहली रो सेम और यहाँ पर कॉलम बदल के आपका कौन सा हो जाएगा भाई दूसरा। फिर आपका रो पहली रहेगी, कॉलम क्या हो जाएगा तीसरा, यानी यहाँ पर C11, C12, C13 3 एलिमेंट आपके निकल के आएंगे। फिर जे का लूप जब आपका इस बार दूसरी बार चला फिर तीसरी बार चलेगा, और जब जे का लूप भी काम करना बंद कर देगा तब हम किसके पास जाएंगे भाई आई के पास। आई बराबर वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। आई का मान 2 होने का मतलब ये हुआ कि अब आप दूसरी रो में जा रहे हैं। हमें पता है 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है, तो पहला एलिमेंट C11, अगला एलिमेंट C12, अगला एलिमेंट हमारा क्या निकलना था C13, अगला एलिमेंट कौन निकल के आएगा C21, फिर कौन सा निकल के आएगा C22 और लास्ट एलिमेंट कौन सा निकल के आएगा हमारा C23, ठीक है भाई। सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है भाई। अब आर यहाँ पर आई का मान जब 2 हो जाएगा फिर आप अंदर आएंगे। अभी जब आप बाहर से अंदर आएंगे तो कॉलम यहाँ पर कहाँ से शुरू होंगे फिर से आपके 1 से। जे का मान 1, जे का मान 1 होने का मतलब आई की वैल्यू भी 2 हो गई है और जे का मान कितना हो गया भाई 1। इसका मतलब अगला एलिमेंट आपका निकलेगा C21। C21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए भाई
फिर आप अंदर आएंगे, के का लूप फिर 3 बार चलेगा और C21 3 बार में आपका ऐसे ही एडिशन होके निकल के आएगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा। ठीक है भाई। अगला एलिमेंट इसी तरीके से फिर आपका C22, फिर अगला एलिमेंट आपका C23। इस तरीके से आपके ये 6 एलिमेंट निकल के आएंगे, जिसमें 2 रो होंगी, 3 कॉलम होंगी। इसका मतलब जो मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई किया है उसमें जितनी रो जितने कॉलम आपके हैं, जो मैट्रिक्स आप प्रिंट करेंगे उसमें भी उतनी ही रो उतने कॉलम। ठीक है भाई। मैट्रिक्स प्रिंट करने में आप 3 लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे आप मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे R1 और C2 की वैल्यू से। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आप किसी भी ऑर्डर को अगर इनपुट करेंगे तो ये चेक करेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं होगी। ठीक है भाई। तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आप इनपुट करेंगे, अगर ये कंडीशन मेट नहीं होती है तो कभी भी मैट्रिक्स आपकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है भाई। C1 यानी पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या, R2 का मतलब दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैट्रिक्स गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है भाई। और मल्टीप्लिकेशन के लिए रो हम पहली मैट्रिक्स की यूज़ करते हैं, कॉलम हम दूसरी मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए पहला लूप हमने हमेशा R1 यानी पहली मैट्रिक्स में जितनी रो, कॉलम 2 यानी दूसरी मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, और ये तीसरा लूप बता रहा है कि आपके जो एलिमेंट्स निकल कर आएंगे C11, C12, C13, ठीक है भाई, वो कितनी बार में निकल के आएंगे। तो हमें पता है पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उतनी ही दूसरी मैट्रिक्स में रो हैं। इसका मतलब ये लूप उतनी बार चलना चाहिए जितना C1 या R2 की वैल्यू है। इस लूप को आप R2 तक भी चला सकते हैं, इसकी जगह पर आप C1 या R2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि C1 ही R2 है। ठीक है भाई। जो C1 है वही R2 है, इसीलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कोशिश करेंगे आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं।